ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान है। इनका मॉडिफिकेशन इस तरह किया गया है कि हर एक इतना खौफनाक है जैसे कोई साया पलक झपकते ही गायब हो जाए। हवा में उड़ना, जमीन पर उतरना और दिमाग से चीजों को कंट्रोल करना, जख्मों का खुद ही भर जाना और फिर से जिंदा हो जाना, ये सब तो बस मामूली बातें हैं। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, इस मासूम और भोली भाली लड़की के सामने सब बेकार है, क्योंकि वो एक सुपर लेवल की मॉडिफाइड इंसान यानी द विच है। इन लोगों की शुरुआत सालों पहले कोरिया में बनी एक जीन एडिटिंग कंपनी से हुई थी। बरसों की रिसर्च के बाद पहली मॉडिफाइड इंसान जीरो पैदा हुई, पर अपनी बेहिसाब ताकत और ढीली सुरक्षा की वजह से जीरो वहां से भाग निकली। अब कहानी आती है उस वक्त पर जब स्टाफ से भरी एक बस अचानक अपना रास्ता बदलकर एक सुनसान माइनिंग इलाके में पहुंच जाती है। वहां एक आदमी गैस मास्क पहनकर बस में धुआं छोड़ देता है। दरअसल वो भगोड़ी जीरो नाम बदलकर यहीं छिपी हुई थी। हैरानी की बात ये थी कि इतने सालों बाद जीरो अब प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर व्हाइट ने फौरन उसे अपनी लैब का हिस्सा बना लिया और अपनी एडवांस तकनीक से उसके पेट में पल रहे बच्चे को दो हिस्सों में बांट दिया। यहीं से पहली और दूसरी जनरेशन की विच पैदा हुई। इसके बाद उनके जीन का इस्तेमाल करके इंसानी दिमाग पर रिसर्च की गई और पहली खेप तैयार की गई, जैसे कि ये आदमी क्रिस। लेकिन इन लोगों की ताकत काफी कम थी, इसलिए उन्होंने अनगिनत बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए और आखिरकार उन्होंने बेहतर और ताकतवर मॉडिफाइड इंसान बना ली। इन लोगों को बेरहम कातिल बनाने के लिए उनमें अपराधियों वाले हिंसक जीन डाले गए, फिर उनके दिमाग में नफरत भरी गई और उन्हें आपस में ही लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इस जुल्म को देखकर पहली विच के मन में भागने का ख्याल आया। वो बहुत चालाक थी, इसलिए उसने भागने का प्लान बनाया और एक दिन उसे मौका मिल गया। वो उस कड़ी सुरक्षा वाली लैब से सबको मारकर भाग निकली। लैब के लोगों ने पूरी रात उसे ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। डॉक्टर व्हाइट को लगा कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन मॉडिफाइड इंसानों की एक कमी थी, उन्हें जिंदा रहने के लिए दवाई चाहिए थी। बिना इलाज के उनका दिमाग फट सकता था। इधर वो लड़की थककर एक खेत के पास गिर गई। वहां रहने वाले एक परिवार ने उसे बचाया। डॉक्टर ने बताया कि उसे बहुत चोट लगी है और उसकी याददाश्त चली गई है। उसकी हालत देखकर उस बेऔलाद किसान दंपत्ति ने उसे गोद लेने का फैसला किया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। वो लड़की अब बड़ी और खूबसूरत हो गई थी। उसके माता पिता ने उसका नाम जोई रखा था। जोई को अपनी ये जिंदगी बहुत प्यारी थी। उसके माता पिता बहुत अच्छे थे और वो भी उनकी बहुत सेवा करती थी। पर दुख की बात यह थी कि उसकी माँ को भूलने की बीमारी हो गई थी और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। ऊपर से आर्थिक मंदी की वजह से बीफ के दाम गिर गए थे, जिससे उनके पिता के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जोई का सिर दर्द अब बहुत बढ़ गया था। जानकारी जुटाने पर उसे पता चला कि उसे शायद ब्रेन कैंसर है। घर की हालत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात अपने माता पिता को बताए। तभी उसकी सहेली एक खुशखबरी लेकर आई कि शहर में एक टैलेंट शो हो रहा है, अगर वो जीत गई तो उसे करोड़ों रुपए का इनाम मिलेगा। घर की तंगी दूर करने के लिए उसने ऑडिशन देने का फैसला किया। किस्मत से जोई की आवाज बहुत सुरीली थी और वो जल्द ही चुन ली गई। लेकिन जब उसके पिता ने टीवी पर जोई की परफॉर्मेंस देखी तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जोई ने शो में माइक को हवा में उड़ाने वाला जादू दिखाया था। जोई के पिता जानते थे कि वो कोई जादू नहीं था, बल्कि उसकी असली ताकत थी। उन्हें डर था कि कहीं इसकी वजह से कोई मुसीबत ना आ जाए, और हुआ भी वही। डॉक्टर व्हाइट ने उसका ये परफॉर्मेंस देख लिया था। अगले राउंड का दिन आया। जोई और उसकी सहेली ट्रेन में स्टार बनने के सपने देख रही थी। तभी सामने बैठे एक लड़के ने उन पर तंज कसा। उसकी इस बदतमीजी से दोनों को बहुत अजीब लगा। अचानक वहां उस लड़के का खौफ देखकर जोई रोने लगी। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, इसलिए वो लड़का वहां से चला गया। उसे अपनी बात का सही जवाब नहीं मिला था, इसलिए वो गुस्से में था। तभी एक आदमी उससे टकरा गया। उस आदमी ने माफी मांगने के बजाय उल्टा उसी पर रौब झाड़ा। कहते हैं कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, पर इस बेचारे को दूसरा मौका नहीं मिला। उस लड़के ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। इधर जोई ने अपना राउंड जीत लिया और वो फाइनल में पहुंच गई। पर जैसे ही वो घर जाने लगी, उसने देखा कि वही लड़का उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ डरावनी बातें कहकर वहां से गाड़ी लेकर चला गया। जोई को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और वो भागती हुई घर पहुंची। पर घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसके माता पिता बिल्कुल ठीक थे। दूसरी तरफ उस लैब की हेड डॉक्टर व्हाइट और उनके साथी क्रिस के बीच अनबन हो गई। डॉक्टर व्हाइट चाहती थी कि जोई को वापस लाया जाए ताकि उस पर रिसर्च हो सके, पर क्रिस उसे खत्म करना चाहता था। क्रिस ने कंपनी के बड़े अधिकारियों से बात की और आखिरकार उसे विच को मारने की इजाजत मिल गई। क्रिस इतना उतावला इसलिए था क्योंकि वो खुद पहली जनरेशन का मॉडिफाइड इंसान था और उसके शरीर में कई कमियां थी। उसे लगता था कि जोई के दिमाग से ही उसे ठीक होने का रास्ता मिलेगा, इसलिए उसने फौरन उसे खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया। रात में जोई का सिर दर्द फिर से बढ़ गया। दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर कुछ आहट सुनाई दी। जैसे ही वो बाहर आई, किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। उसकी सहेली की जान भी खतरे में थी। ये सब क्रिस के भेजे हुए कातिल थे। तभी अचानक जोई का असली रूप बाहर आ गया। वो मासूम सी लड़की अब एक बेरहम कातिल बन चुकी थी। पलक झपकते ही उसने सारे गुंडों को ढेर कर दिया। उनका बॉस कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका काम तमाम हो गया। तभी वो ट्रेन वाला लड़का वहां पहुंचा। उसे डॉक्टर व्हाइट ने जोई को पकड़ने के लिए भेजा था। उसने जोई के माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। मजबूर होकर जोई को उनके साथ लैब वापस जाना पड़ा। वहां उसे एक चमकदार लैब में ले जाया गया। बरसों बाद उसने फिर वही डरावनी आवाज सुनी जो उसे बनाने वाली डॉक्टर व्हाइट की थी। डॉक्टर को लगा कि जोई सब भूल चुकी है, इसलिए उन्होंने उसे एक इंजेक्शन लगवाया। इससे न केवल उसकी यादें वापस आनी थी, बल्कि उसका सिरदर्द भी ठीक होना था। लेकिन जैसे ही इंजेक्शन पूरा हुआ, जोई की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। असलियत ये थी कि जोई कभी कुछ भूली ही नहीं थी। ये सब उसका एक प्लान था। उस किसान के घर जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसने खुद उन्हें चुना था। जब उसे अपने सिरदर्द की बीमारी का पता चला तो उसने जानबूझकर टीवी पर अपनी शक्तियां दिखाई ताकि लैब वाले उसे यहाँ ले आए और उसका इलाज हो जाए। जब तक डॉक्टर व्हाइट ये समझ पाती, बहुत देर हो चुकी थी। जोई की एक नजर से ही लैब के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान फट गए। वहां मौजूद गार्ड्स को उसने एक झटके में दीवार से दे मारा। घबराई हुई डॉक्टर ने बेहोश करने वाली गैस छोड़ने का हुक्म दिया, पर अब जोई को रोकना नामुमकिन था। वो उस धुएं के बीच से आसानी से बाहर निकल गई। तभी छत से गोलियों की आवाज आई और देखते ही देखते डॉक्टर के सारे आदमी
मारे गए। जोई किसी साई की तरह डॉक्टर के पीछे आई और उनकी टांग पर गोली मार दी। उसने डॉक्टर से बाकी दवाइयों के बारे में पूछा, पर डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। जोई उन्हें घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी उस लड़के ने अचानक हमला कर दिया। जोई को काफी चोट लगी, पर उसके लिए ये सब मामूली था। दोनों के बीच जबरदस्त तनाव था और देखते ही देखते एक भयानक जंग शुरू हो गई। लेकिन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। जोई की बेमिसाल ताकत के आगे वो लड़का टिक नहीं पाया। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर जोई के लिए ये सब बच्चों का खेल था। वो उसके हर वार को आसानी से बचा रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। धोखे से उसने जोई का हाथ तोड़ दिया, पर ऐसी चोटें तो पल भर में ठीक हो जाती थी। जोई ने फिर से हमला किया। ये लड़ाई खौफनाक मंजर था। लड़ाई खत्म होने ही वाली थी कि डॉक्टर ने भागने की कोशिश की, पर जोई ने उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दी। इसके बाद वो उस लड़के को खत्म करने ही वाली थी कि तभी वहां क्रिस आ गया। मामला और बिगड़ गया। डॉक्टर व्हाइट मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर क्रिस ने उन्हीं को खत्म कर दिया। जब क्रिस जोई की तरफ मुड़ा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। उसकी ठीक होने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो फिर से पूरी तरह तैयार थी। क्रिस जैसे कमजोर मॉडिफाइड इंसानों को हराना उसके लिए कुछ मिनटों का काम था। वहां जो भी बीच में आया वो मारा गया। जोई ने अपनी दिमागी शक्ति से सबको बेबस कर दिया। वो लोग सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकते थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब कुछ खत्म करने के बाद जोई को वो दवाइयां मिल गई। उसने पूरी लैब को धमाके से उड़ा दिया। वो दवाइयां उसने अपनी माँ के इलाज के लिए ली थी। उसने अपने पिता को समझाया कि हर महीने एक इंजेक्शन देने से माँ ठीक हो जाएगी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जोई उन्हें छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। 3 महीने बाद जोई एक टापू पर डॉक्टर व्हाइट की जुड़वा बहन से मिली। दरअसल डॉक्टर व्हाइट ने जोई को अपनी इसी बहन के जीन से बनाया था। रिश्ते में वो जोई की माँ जैसी ही थी। जोई के सिरदर्द का इलाज शायद उसी के पास था। इसी बीच एक दूसरी लैब में एक लहूलुहान लड़की की नींद खुली। उसने देखा कि चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। उस पूरी लैब में उसके अलावा कोई जिंदा नहीं बचा था। वो नंगे पैर बाहर बर्फ से ढके जंगल में निकल आई। जब वो सड़क पर चल रही थी तभी एक गाड़ी उसके पास से तेजी से गुजरी। वो गाड़ी रुकी और उसमें से कुछ गुंडे बाहर आए। उस अकेली लड़की को देखकर उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। गाड़ी में रूबी नाम की एक और लड़की थी जिसे वो गुंडे जमीन के चक्कर में धमका रहे थे। रूबी ने उस नई लड़की को बचाने की कोशिश की, पर बदले में उसे गुंडों की मार सहनी पड़ी। जैसे ही गुंडों ने बदतमीजी शुरू की वैसे ही उन सबका वो खौफनाक अंत शुरू हुआ जिसे वो मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। साइलेंस। वो मंजर किसी डरावने सपने जैसा था। साइलेंस। जमीन पर खून के धब्बे थे। वो धीरे से कार से उतरी और देखा कि वो लड़की उस आखिरी गुंडे को खत्म करने वाली थी, पर लिली ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। अभी कुछ देर पहले लिली ने ही उसकी जान बख्शने की भीख मांगी थी, इसलिए लड़की ने उसे छोड़ दिया। लिली का दिल पसीज गया और वो उस गुंडे की मदद करने लगी। उसने एम्बुलेंस को फोन किया। पहले तो उसने सोचा कि चली जाए, पर फिर उसे लगा कि ये लड़की अकेली है, इसलिए उसने मदद करने का फैसला किया। वो उसे लेकर अपने एक दोस्त के पास गई, पर तभी वो लड़की अचानक बेहोश हो गई। किस्मत से उसका दोस्त जानवरों का डॉक्टर था, तो उसने जख्मों का इलाज किया। पर वो ये देखकर हैरान रह गए कि लड़की के पूरे शरीर में कांच के टुकड़े और मांस के लोथड़े फंसे हुए थे। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके जख्म खुद ब खुद बहुत तेजी से भर रहे थे। ये सब देखकर डॉक्टर दोस्त बहुत डर गया और उसने लिली को साफ चेतावनी दी कि वो इस मामले से दूर रहे, क्योंकि ये लड़की कोई मामूली इंसान नहीं है। पर लिली ने उसकी एक न सुनी और उसे अपने घर ले आई। रास्ते में लड़की हर चीज को बड़ी हैरानी से देख रही थी, जैसे वो पहली बार दुनिया देख रही हो। और सच में ऐसा ही था, क्योंकि वो एक लैब में थी जहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट होते थे। हाल ही में वहाँ एक अनजान ग्रुप ने हमला किया था। उस हमले में उस लड़की के अलावा वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा था। बाहर की दुनिया देखने का ये उसका पहला मौका था। लिली का भाई भी उसे घर में रखने के लिए मान गया, पर एक बात बहुत अजीब थी। उसे हर आधी रात को सिर में तेज दर्द होता और नाक से खून बहने लगता, यहाँ तक कि आसपास की हवा भी कांपने लगती थी। उसी रात उन गुंडों का बॉस फिर से आ धमका। वो लिली के फार्म पर कब्जा करना चाहता था और आज रात वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। लिली घबराहट में बंदूक नहीं चला पाई और उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसका भाई भी कुछ नहीं कर पाया। दोनों उनके सामने बहुत कमजोर थे। जब वो बॉस जबरदस्ती पेपर साइन करवा रहा था तभी छत पर वो लड़की आकर खड़ी हो गई। साइलेंस। वो लड़की धीरे से हवा में तैरते हुए नीचे उतरी। उसकी ताकत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मौत सामने खड़ी हो। वो नासमझ गुंडे कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने उन्हें लातों से उड़ा दिया। साइलेंस। लगातार हमलों के बाद वो गुंडे बुरी तरह डर गए। अब उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी लिली ने फिर से बीच में आकर लड़की से उन्हें छोड़ देने की मिन्नत की। लिली को लगा वो सुधर जाएंगे, पर उसकी ये दया बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाली थी। भाई को भी समझ आ गया था कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है, पर वो डरा नहीं बल्कि खुश था। उसने इंटरनेट पर पहली विच एलेना के वीडियो देखे थे। उसे लगा अगर वो इस लड़की को इंटरनेट स्टार बना दे तो वो मालामाल हो जाएगा। उधर हेडक्वार्टर को जब लड़की के भागने का पता चला तो उन्होंने एक रिकवरी टीम भेजी। इस टीम का कैप्टन एक एस क्लास का मॉडिफाइड इंसान था। उसकी ताकत वाकई बेमिसाल थी। डॉक्टर व्हाइट के बाद उनकी जुड़वा बहन मैनेजर व्हाइट ने कमान संभाली थी। उन्होंने कैप्टन जेनी को एक लोकेशन ट्रैकर दिया और उसे लड़की को पकड़ने के लिए भेज दिया। जेनी अपनी टीम के साथ निकल पड़ी, पर रास्ते में एक कार उनका पीछा करने लगी। जेनी ने अपनी चालाकी से उन पर हमला कर दिया। कार से 2 लड़के निकले। पता चला कि वो उसके पुराने दुश्मन के आदमी थे, पर वो दोनों मामूली गुंडे थे, इसलिए जेनी ने उन्हें अपने एक साथी के हवाले कर दिया ताकि वो उन्हें मजा चखा सके। जैसा कि उम्मीद थी वो टिक नहीं पाए। जेनी फिर से लड़की की तलाश में निकल गई। उसी वक्त जिस अर्थ डॉल टीम ने लैब पर हमला किया था उन्हें भी खबर मिली कि वहां से एक लड़की भाग निकली है। वो भी देखना चाहते थे कि आखिर वो लड़की है कौन और वो जिंदा कैसे बची। इधर वो गुंडा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। उसे पता चला कि उस लड़की पर इनाम रखा गया है। वो इनाम के लालच में अर्थ डॉल टीम के पास पहुंच गया।
अब उनके सहारे वो फिर से फार्म पर हमला करने की तैयारी में था। तभी रिकवरी टीम भी वहां पहुंच गई और छिपकर हमला करने का इंतजार करने लगी। लिली समझ गई थी कि आज बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसने अपनी बंदूक उठाई और गुंडों को रोकने की कोशिश की ताकि उसका भाई लड़की को लेकर सुरक्षित निकल सके। पर इस बार गुंडों ने कोई रहम नहीं दिखाया और लिली को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर भाई फौरन वापस भागा। तभी रिकवरी टीम ने एक मिसाइल दाग दी और पूरा घर आग का गोला बन गया। इससे अर्थ डॉल टीम को भी उनकी मौजूदगी का पता चल गया। उन्होंने एक खतरनाक कातिल लड़की को वहां से सबको साफ करने के लिए भेजा। उधर स्नाइपर ये चेक कर रहा था कि क्या वो लड़की अब भी जिंदा है। अर्थ डॉल टीम के लोग दूसरी जनरेशन के थे जो रिकवरी टीम से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उनकी रफ्तार और ताकत के आगे पहली जनरेशन वाले टिक नहीं पाए। लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई और रिकवरी टीम बुरी तरह हार गई। कातिल लड़की को लगा कि सब खत्म हो गया, पर तभी स्नाइपर ने मरते मरते एक आखिरी वार किया। पर दूसरी जनरेशन वालों को मारना इतना आसान नहीं था। आखिरकार स्नाइपर मारा गया और वो लड़की वापस फार्म की तरफ चली गई। रास्ते में उसे वही लड़की मिली जो मिसाइल के हमले के बाद भी बिल्कुल ठीक थी। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसे लगा कि आज वो बड़ा शिकार करेगी और वो खुशी से पागल हो गई। उसे लगा ये लड़की बहुत कमजोर है, पर वो गलत थी। लड़की ने सिर्फ अपनी नजरों से उसे वही जड़ कर दिया और पल भर में उसे खत्म कर दिया। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। दूसरी तरफ बॉस भाई को टॉर्चर कर रहा था। तभी रिकवरी टीम वहां आ गई। जेनी को कमजोरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं था। उसकी वजह से अर्थ डॉल टीम का मजा खराब हो गया। अब दोनों टीमों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई। ये लोग अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल करने में माहिर थे। उन्होंने हवा में लकड़ी के टुकड़ों को किसी हथियार की तरह उड़ा दिया। वो उन गुंडों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जेनी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर इन लोगों के सामने बंदूकें बेकार थी। अर्थ डॉल टीम के लोग बिजली की रफ्तार से उनके पास पहुंच गए। अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई थी। जेनी की टीम हार रही थी क्योंकि दूसरी जनरेशन की शक्तियां बहुत ज्यादा थी। लड़ाई खौफनाक होती जा रही थी। जेनी ने देखा कि लिली का भाई अपनी बहन की लाश पकड़कर रो रहा है। उसने उसे वहां से फौरन भागने को कहा, पर तभी उस गुंडे ने गोली चला दी। जेनी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर गोली भाई को लग गई और उसकी जान चली गई। जेनी भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी और वो घिर चुकी थी। तभी वो लड़की उस कातिल की लाश घसीटते हुए वहां पहुंच गई। अपने दोस्तों की लाशें देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने सिर्फ एक नजर से सामने वाले का हाथ तोड़ दिया। उसने वहां एक ऐसी दीवार बना दी कि कोई भी वहां से भाग न पाए। आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तू क्या बला है? बॉस चिल्लाया। लड़की ने सिर्फ अपना हाथ हिलाया और वो मॉडिफाइड इंसान हवा में ही फट गया। उसकी ताकत देखकर लीडर खौफ के मारे कांपने लगा। उसमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी वहां एक कार रुकी। लीडर को लगा कि उसकी जान बच गई है। उस कार में पहली विच एलेना बैठी थी, पर एलेना के शब्दों ने उसे और डरा दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें उसे ढूंढने को कहा था, मारने को नहीं। उसकी बातों में बहुत नफरत थी। असल में एलेना ने ही लैब पर हमला करवाया था ताकि उसकी बहन भाग सके। लड़की की ताकत देखकर उसे यकीन हो गया था कि ये उसकी बहन ही है। वो चाहती थी कि दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को छुड़ाए। मैनेजर व्हाइट ने उनकी माँ को कैद कर रखा था। पिछली बार एलेना नाकाम रही थी और जख्मी हो गई थी। मैनेजर व्हाइट के पास इन विचों को रोकने के बहुत खतरनाक तरीके थे। अब देखना यह है कि क्या दोनों बहनें अपनी माँ को बचा पाएंगी। अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।